अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गुज़िश्ता एक माह में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जहां एक तरफ इजाफा हुआ, वहीं दुश्मन के मुकाबले में रियासती कुव्वत ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म दिखाई थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी और पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। बैकग्राउंड ब्रीफिंग में बताया गया कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है जिस पर KSRIयों से गुरेज किया जाए। अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान अपनी हर कार्रवाई का बाकायदा ऐलान करता है। पाकिस्तान की पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। बैरून मुल्क सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत मुखालिफ बयानिया बना रहे हैं। बॉर्डर पर स्मगलिंग और सियासी जराइम का गठजोड़ तोड़ना जरूरी है। सरहद पार दहशतगर्दी बड़ा मसला है। खुदकुश हमला आवर ज्यादातर अफगान शहरी हैं। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। जनवरी से अब तक रोजाना की बुनियाद पर 203 ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनकी कुल तादाद 67,023 बनती है। ताहम 4 नवंबर के बाद से अब तक 206 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 33 सिक्योरिटी एहलकारों और 24 मासूम शहरियों समेत 57 अफराद शहीद हुए। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4,910 ऑपरेशन किए गए। उन्होंने वाजे किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम और फौज मुत्तहद हैं और दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा जारी रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब का इस्लामाबाद कचेरी हमले के हकाइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इस्लामाबाद कचेरी में हमले की प्लानिंग अफगानिस्तान में बैठे नूर वली महसूद और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने की। इस हमले की वो फितरल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की। दादुल्ला और साजिदुल्ला ये अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में भी था, कनेक्टेड भी था। इसने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। इनके पकड़े जाने से एक बहुत बड़ा एक रैकेट अनकवर हुआ है। हम अपने शहरों को और शहरियों को महफूज करने के लिए तमाम इकदाम इंशाअल्लाह ताला उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोहेल आफरीदी साहब के वकील अली बुखारी साहब के दरमियान मुकालमा हुआ। अली बुखारी साहब ने कहा कि NA-18 से मुलेका हसन अब्दाल में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि आप दरख्वास्त जमा करा दें, उसे अलग देखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब को मुखातिब करते हुए एक दिलचस्प कॉमेंट किया। कहा, मेरे घर से आपको वोट पड़ा था। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि हरीपुर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे। उन्होंने तमाम तर प्रेशर के बावजूद फॉर्म 45 जारी किए। RO इलेक्शन कमीशन था और अंदर सिक्योरिटी वफाकी इदारों की थी। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी बनाने की हिदायत की है। अगर सूबाई हुकूमत की तरफ से धांधली हुई तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। RO जो है चूंकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था और वहाँ पर जो RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए PTI की और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन उनके अहले खाना, उनकी लीगल टीम को 3 हफ्तों बाद एक मरतबा फिर मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। खान साहब की बहनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनान के साथ मिलकर फिर धरना दे दिया है और मुतालबा सामने रखा है कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहना था, आज हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो जाती। आज हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक बहनों की मुलाकात नहीं होती खान साहब से। ये पूरी कौम को हमारा पैगाम है, हम जुल्म के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी की बढ़ती दूरी में मजीद इजाफा कर दिया। DG खान के हल्का NA-185 के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर धांधली के उसी नौयत के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए जो अपोजिशन जमातें लगाती हैं। NA-185 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब का कहना है कि हुकूमत हस्ब रवायत धांधली की। हमने शहर के सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन हारे, वरना हम हर पोलिंग स्टेशन से जीते। मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं, हर वार्ड पर ये रिजल्ट चस्पा करूंगा ताकि लोगों को पता चले।
2 पोलिंग स्टेशन जिनमें हम एक में 11 से हारे, एक में 15 से हारे, वरना शहर का कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जो हमने इनसे लीड से ना जीता हो। मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं और वो रिजल्ट्स इंशाल्लाह मैं डेरा गाजी खान के हर वार्ड जो पोलिंग वार्ड बना था उन वार्ड के ऊपर इंशाल्लाह चस्पा करूंगा ताकि मेरे लोगों को भी पता लगे कि इन्होंने हस्बे रिवायत अपनी आदत के मुताबिक जो धांधली के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वस्ती पंजाब के सदर जनाब राजा परवेज अशरफ साहब ने भी एन 185 में पार्टी उम्मीदवार के तहफुजात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि दोस्त मोहम्मद कोसा ने धांधली के संजीदा इल्जामात लगाए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों में मुआहिदा था कि जिस जमात का उम्मीदवार रनर अप होगा वो जिमनी इलेक्शन लड़ेगा और दूसरी जमात हिमायत करेगी। उधर मौलाना फजल रहमान साहब ने 27वीं आईनी तरमीम को जबरी और जाली करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। तरमीम पास होने के अमल पर सवाल उठाते हुए उनका कहना था कि 1 साल पहले जिसे गलत कहा आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया। तरमीम के लिए हाथ मरोड़ कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। तरमीम में उन्होंने अराकीन के हाथ मरोड़ कर 2/3 अक्सरियत बनाई और 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है आज वो चीजें किस तरह सही हो गई, आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया, आज वो किस तरह जमहूरी अमल ठहर गया। हम इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड डॉक्टर बाबर अवान साहब, साबिक वजीर कानून, सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉ एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी आज जो नजर आ रहा है सिनारियो डियाला जेल के बाहर बहनें इमरान खान साहब की वो धरना दिए हुए हैं, वर्कर्स वहां पर मौजूद हैं, लीडरशिप में से भी कुछ एक आध वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो सवाल और तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सवाल इस है कि वेयर इज द लीडरशिप और एक ठोस किस्म के एक सॉलिडारिटी का इजहार क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा था जिस तरह से बहनों के साथ जो एक रवैया अथॉरिटीज का नजर आया था। क़यादत है किधर बाबू साहब? थैंक यू अलीना। पहली बात यह है कि मैं पिछला जो आपने कहा उस पर मैंने अपने बाबर अवान ऑफिशियल से भी ये बात कही थी, मैं दोहराना चाहता हूँ कि वो एक हैरासमेंट थी रोड साइड के ऊपर, ड्रैगिंग अ वुमेन, और वो हैरासमेंट का कट एंड ड्राइड एंड प्रूवन केस है, उसकी फौरी तौर पे FIR रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया है कि लीडरशिप कहाँ है, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि लीडरशिप कहाँ है, लेकिन जो पब्लिक है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और पब्लिक ने और जो इमरान खान है उनके दरमियान अब किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बराह रास्त लोगों को इमरान खान पे एतमाद है और इमरान खान को लोगों पे एतमाद है। हैविंग सेड दैट, ये पाकिस्तान का तमाशा लगा हुआ है। आप दुनिया में किसी जगह और ऐसी जगह बता दें, गुआंतानामो बे समेत, जो अल्काट्राज के जेल समेत दुनिया की जो ख़तरनाक तरीन जेलें, ख़तरनाक तरीन जराइम के कैदी हैं, जो माफियाज के सरबराह हैं, उनको भी फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाती है। इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हेडिंग द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और वो ग्लोबल फेस है एक पाकिस्तान का। ये लोगों को दरअसल मैसेजिंग की जा रही है कि जो फ्यूचर है उसमें आपका वोट या आप लोग मैटर नहीं करते। इसलिए इसको सारा जो मंजरनामा है इसको इज्तमाही तौर पे देखना चाहिए। 2 भाई गायब हुए हैं मुरीदके से, किसी को पता नहीं है कि वो किधर हैं। तो इस मंजरनामे में लोगों को खुद अपने जो बुनियादी हुकूक हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये कोई चंद लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता और चंद लीडरों के ऊपर भी फॉर दैट मैटर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा इसका जो पहलू है वो इससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक है। वो ये है कि मुझे यूँ लगता है जिस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रोल बैक हो रही है, और रोल बैक शुरू किस तरह से होता है, जब आप डेमोक्रेसी के लिए जगह कम करते जाते हैं और लोग वो जगह अपनी छोड़ते जाते हैं, तो फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब भर्तियां होती हैं, इलेक्शन फिर नहीं होते। जो पार्टियां लगी हुई हैं इस वक्त इख्तिदार के अंदर, उन्होंने अपनी जगह, वो तो समझते हैं ना कि हम बड़े पक्के हो गए, वो पक्के कोई नहीं है, वो भी जाने वाले हैं। लेकिन वो जो उन्होंने जो सौदेबाजियां की उनकी वजह से उन्होंने जमहूरियत को, वोट के एहतराम को और लोगों की जो मर्जी है और जो सिविलियन सुपरमेसी है उसको बेसिकली उन्होंने सरेंडर किया है। अच्छा, अब एक और इसका पहलू है जो ज़रूर देखने वाला है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था, कोई सरकारी ओहदेदार हैं अहम, वो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर
एक यकजहती पैदा करना चाहते हैं ताकि हम यक रुख हो के जो टेररिज्म के चैलेंजेस आ रहे हैं हमें वेस्टर्न बॉर्डर से, उनको हम डील कर सकें। वेल एंड गुड, तो वो किसके दरमियान आप कर रहे हैं? आले शरीफ और सिंध के दरमियान, सिंध और लाहौर के दो खानदानों के दरमियान, और फिर बाप और बेटी के दरमियान, चचा और भतीजी के दरमियान। पब्लिक किधर है? पब्लिक तक किसी जगह पे ना कोई अपील है, ना कोई परवाह है। और इस वजह से इमरान खान के साथ जो मजालिम सारे किए जा रहे हैं, उसके पीछे भी दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि ये समझा जा रहा था कि जिस तरह बाकी जिनको पकड़ा वो माफिया तलाफियां करके निकल के, कोई बाहर चला गया, कोई जद्दा चला गया सुरूर पैलेस में सुरूर लेने के लिए, और कोई लंदन चला गया बर्गर खाने के लिए, कोई तीसरा है उसने यही राजीनामा करके पिछली तनख्वाह पे काम करना शुरू कर दिया। ये पहली बार है कि लोग ऑब्जेक्टिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसमें आप अगर माजी की तरफ आप जाएं तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बाकायदा टेररिज्म के चार्जेस प्रूव हुए, उनके अंदर बाकायदा फैक्शन और सेक्शन बने हुए थे जो मिलिटेंसी करते थे। आप कराची से शुरू करना चाहें, बाकी जगह, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, आई विल नॉट पिन पॉइंट एनीबडी, लेकिन ये वाहिद पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके दौरान जो पाकिस्तान की यूथ है, जो 70% आबादी है पाकिस्तान की, वो इंतहाई जिम्मेदार आबादी है। आप देखिए उनके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं। उनके पहला मुतालबा ये है कि इमरान खान को रिहा करो, दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आज़ाद करो, तीसरा ये है कि हमारा वोट उसी के हक में गिना जाए जिसको हमने वोट डाला था। इसके अलावा लोगों ने कभी क्या मांगा है? लेकिन जो NA-18 के बाद आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आपकी जमात को, और आप लोग भी सवाल कर रहे हैं कि खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो फिर दुरुस्त था। डू यू फील कि ये बॉयकॉट चाहिए था? ऑन द होल ये स्ट्रैटेजी जो है वो सही साबित नहीं हुई? दो बातें हैं। एक तो ये कि मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि इमरान खान अंदर से जो मैसेजेस देते हैं वो मैसेजेस पूरी तरह से ना रिले होते हैं और ना पूरी तरह से फॉलो होते हैं। उनकी देयर आर नंबर ऑफ रीजन फॉर दैट। एक तो जो पूरा कंट्रोल है उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, जो अंदर कंट्रोल है, और वहाँ गुफ्तगू करना भी कान में हाथ रख के गुफ्तगू करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन जब बहनें आके रिले करती हैं डॉक्टर साहब, तो उस पर भी नहीं बिलीव किया जा सकता जब बहनें आके रिले करती हैं मैसेज? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कौन ठीक करता है और कौन गलत करता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे सामने एक से ज्यादा मरतबा इमरान खान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन शुरू होते हैं तो पार्टी के अंदर एक रिजुवनेशन आएगी और सारी सतह के ऊपर जो वो लोग जिनके पीछे, जिस तरह एक इलेक्शन हुआ था और बहुत एक्टिव है पार्टी हमारी बलूचिस्तान के अंदर सारे मजालिम के बावजूद भी और सारी रुकावटों के, और जहाँ वो जो इंसर्जेंसी है उसके बावजूद भी, और जो इस वक्त अहदेदार हैं वो सारे नामजद हैं। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी रोल था कि वो उस पार्टी के हमारे मैटर को डिसाइड करे। अगर नहीं करे तो ये भी एक उसका रास्ता है कि पार्टी फौरी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन से कहे कि हमारा केस सुने, उस पर जो आपने करना है करें, और एक नया इलेक्शन जो है उसकी कॉल दे दें, और इलेक्शन कमीशन से पूछें आप क्या चाहते हैं हमसे, हम किस तरह से आपके रूल्स के मुताबिक जो है वो कंप्लाइंस करें। ये सारा किया जा सकता है। मैंने एक से ज्यादा मरतबा कहा, इमरान खान भी यही चाहते हैं। और लेकिन इसका एक और पहलू है जो देखने के काबिल है। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी को ब्लेम किया जाए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर आखिरी हद तक सेंसरशिप है। मैं मसलन कितने लोगों ने प्रोग्राम किए हैं जी, जो 5,300 5 ट्रिलियन, जी जी, IMF की रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं, करप्शन का इल्जाम, कितने लोगों ने इल्जाम इस पे प्रोग्राम किए, कितने लोगों ने बात की है जो इमरान खान की बहनों की हैरेसमेंट हुई और उनको घसीटा गया बरसरे बाजार पकड़ के। वो बाजार है जहाँ पे वो बैठी हुई थी। NA-18 के अंदर तो हमने इलेक्शन जीत लिया। वो तो आप लोगों ने दिखाया कि किसी जगह पे लीड है हमारी 18,000, किसी जगह पे 22, किसी जगह पे 25, किसी जगह 26,000। वहां फिर ट्रेंचेस बनाएंगे। वो फुटेजेस आपने देखी हुई है, कहने की जरूरत ही कोई नहीं है कि पता लगता था कि वो इंडियन बॉर्डर बन गया है, वो RO का दफ्तर नहीं है। वो इलेक्शन तो हमसे छीना गया है। इसकी मुजम्मत होनी चाहिए बेसिकली। नहीं पर डॉक्टर साहब, वही स्ट्रैटेजी पे फिर घूम फिर के सवाल आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था ये तमाम लेजिस्लेशंस हो रही हैं, सिस्टम अगर तेज या अपडेटेड एक सिस्टम आ रहा है जो कि अगर आप उसकी तरफ इशारा करते हैं कि एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से रिग या आपसे इलेक्शन छीना गया,
और जो एक आम तासुर था कि जी इमरान खान साहब के नाम पर, चूंकि आपने कहा कि अभी भी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो इमरान खान जो है वो एक खंबे को भी टिकट देगा तो वो खंबा भी जीत जाएगा। लेकिन अभी ताने आपके ओपोनेंट्स आपको ये दे रहे हैं कि आपके घर में आके आपको कॉन्टेस्ट जो है वो हराया गया, हरीपुर जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आके ये अगर तमाम चीजें कार्रवाइयां हो रही है तो ये फिर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप मैंडेट, आपने जो अल्टीमेट गोल है वो मैंडेट वापस खींचना है? नहीं, ये इलेक्शन थोड़ा ही था, ये तो एक सरकारी महकमे की भर्ती थी सारी, आप समझ लें ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भर्ती थी। दो तीन चीजें आप ध्यान में रखें। इमरान खान ने कहा बायकॉट है, बायकॉट था। इमरान खान बाहर है, नहीं है। बल्ला हमारे पास मौजूद है, नहीं है। अब पार्टी को इजाजत है कि वो जलसे करे। आपने देखा एक पार्टी, हमें खुशी हुई कि वो 3 दिन तक बैठी रही है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे। हमें 3 घंटे के लिए वहाँ जलसा करने की इजाज़त नहीं है। हम जब भी जलसे के लिए जाते हैं, जो दरख्वास्त देने जाता है उसको पकड़ के किसी पिछले केस में अंदर कर देते हैं। दूसरा पहलू इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि ये तो मोदी का नैरेटिव था, ये 2019 का नैरेटिव है, और मोदी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को अंदर जाके मारूंगा। और अभी जिस खातून का ये बयान है कि मैंने अंदर जाके मारा है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो आप एक हल्का चुन लें, इमरान खान को 2 दिन के लिए आप बाहर ले आएं, बल्ला पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इलेक्शन हो, और फिर आप मुकाबले में उसके लड़ लें, आपके अब्बा जी आ जाएं, वो जिस तरह वो कहते हैं कि अब्बा को बुलाओ। तो ये तो इलेक्शन ही नहीं था। और इसमें बाय एंड लार्ज जो 17 सीटें थी उनके ऊपर सवाए 2 सीटों के जो इलेक्शन लड़ा गया, एक हमाद अजहर और उनके वालिद वाली सीट, और दूसरी जो उमर अयूब और शहरनाज वाली सीट थी उस पर इलेक्शन लड़ा गया। बाकियों पे तो टोटली बायकॉट था। फिर ये है कि वहां भी जो इलेक्शन था वो जाती हैसियत में लोगों ने लड़ा। और इसको ये कहना कि ये अब 2 बातें हैं। एक तो ये कि अंदर जाके क्या, यानी वो जो जेल के अंदर बंद है उसको जाके कोई हरा के आ गया है, ये तो कहने वालों को शर्म आनी चाहिए कि मोदी के यार अगर मोदी के डायलॉग भी याद करके पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर उसके तबसरे करें तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात की है। राइट। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, क्योंकि आपको पता है रिगिंग का मामला भी टेकअप हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आई एम ट्राइंग टू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी, कि अभी तक कोई मौकफ, ऑफिशियल आप लोग का मौकफ जो है वो सामने नहीं आया। वफाकी आईनी अदालत में पेश होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बाकायदा इस पे एक डिसीजन फैसला कर लिया है, पेश होना होगा? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मेरी प्रोग्राम में अली जफर साहब से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील थी, जजेस ट्रांसफर केस से मुतालिक, वो चाहते थे कि वापस से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए, तो वो नॉन अपीयरेंस पे वो डिसमिस हो गई। सो अगर इसी तरह से अगर हम अपीयर नहीं होंगे, पेश नहीं होंगे, तो फिर ये केस जो है या अपील जो है वो डिसमिस हो जाएगी। पेश होना चाहिए? आपका अपना ओपिनियन भी मैं चाहूंगी, और पार्टी का इस वक्त कोई फैसला हो सका है इसके ऊपर? अभी तक कोई वाजे डिसीजन मेरी इतला के मुताबिक, अली का नाम आपने लिया, वो भी उस कमेटी में है। राइट। वाजे डिसीजन कोई अभी नहीं है। राइट। और डॉक्टर साहब ये भी जरा समझा दीजिए, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत जो है उसने गुज़िश्ता हफ्ते ही जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स थे वो अडॉप्ट किए हैं। ये जरूर जानना चाहूंगी कि जो बाज़गश्त है और जो बातें की जा रही हैं कि वफाकी आईनी अदालत का जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी, क्या ऐसा ही है? नहीं, अपील तो उसके अंदर ही है। जो कितने बेंचेस, कितने जजेस के बेंच ने फैसला किया उसके खिलाफ वो जो 2 चीजें हैं, एक तो रिव्यू है, आइन का आर्टिकल 188 मौजूद है, वो हो सकता है, वो एक चैलेंज वो है। और दूसरा ये है कि किस नोयत का केस था, और बाज नोयत के ऐसे केसेस हैं, मसलन तोहीन अदालत के जो कानून है उसके मुताबिक पूरी कोर्ट बैठ के कभी फैसला नहीं कर सकती, और उसमें से कुछ जजेस जो हैं वो बैठ के फैसला करते हैं और बाकी के पास अपील जाती है। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता अभी तक कि उन्होंने कौन से रूल्स 1992 वाले वो ऑप्ट किए हैं या 2025 वाले वो ऑप्ट किए हैं। नंबर 1, वो इप्सो फैक्टो यानी इन टोटलिटी सारे के सारे जो हैं वो लागू कर दिए हैं अपने ऊपर, या उनमें से कुछ उन्होंने एग्जाम्पशंस रखी हैं और कुछ जो हैं वो उन्होंने, ये जब मेरे सामने होगा तो मैं इस पर तबसरा। और एक और तबसरा ये है कि ये अगर रूल सुप्रीम कोर्ट के ही चलने हैं तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठाने की जरूरत ही कोई नहीं है ना, फिर तो वहीं बैठेंगे ये सारे हजरात, जिस तरह बेंच बैठा हुआ था। तो ये फर्क क्या पड़ा है? सिवाय कुछ इंडक्शंस हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बिठाई जा सकती हैं। अब एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है कि जी ये हाई कोर्ट जो इतनी मेहनत के साथ इस्लामाबाद का हाई कोर्ट बना था,
इसको उठा के फिर पीछे कचहरी में फेंकना है हमने, या ये हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, ये प्लॉट भी हाई कोर्ट के नाम का है, कोई और इस पे यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इस्लामाबाद में जो प्लॉट जिस फैसिलिटी के लिए अलॉट होता है, उस फैसिलिटी के अलावा किसी और फैसिलिटी के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए काफ़ी सारा कन्फ्यूजन अभी इस अदालत की वर्किंग के हवाले से भी है, जो क्लैरिटी नहीं है। मसलन मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। 2010 में व्हेन आई वाज लॉ मिनिस्टर, हमने 2010 के एक्ट के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बनाया, तो हमने कराची के जो सिंध कोर्ट चीफ्स रूल्स हैं, सिंध चीफ कोर्ट्स रूल्स, उनको हमने यहाँ ऑप्ट किया था। फिर बाद में पता लगा कि वो खींच खांच के तो हम लाहौर हाई कोर्ट के साथ जाके खड़े हो गए। राइट, इसमें भी बहाम है अभी। राइट। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जरूर आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने जिस तरह से मेंशन किया कि अभी ये इतना कुछ हो गया है और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो अपीलें हैं उनका फैसला नहीं, उसके मुंतजर थे सब। 27वीं आईनी तरमीम ऐसे में हो गई और अब 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है। आपको क्या होता दिखाई दे रहा है 28 अमेंडमेंट के इस और बाकायदा अब तो मिनिस्टर्स भी हमें बता रहे हैं कि इसका एक पूरा टाइम फ्रेम भी तय कर लिया गया, बजट से पहले ही इसको पास भी करवा लिया जाएगा। देखें, ये आधे आपको वजीर ये बता रहे हैं, आधे कह रहे हैं कि जिस 27वीं तरमीम की भी किसी जगह गुफ्तगू नहीं हुई, पता नहीं वो आपका ही इंटरव्यू ना हो। जी 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 जी। तो इनको तो कुछ पता ही कोई नहीं होता। काला लिफाफा आता है, काला लिफाफा आता है, आखिरी वक्त उसमें जो लिखा होता है उसको वो तरमीम कह के पास करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए था जो बन गया है, और इसको व्हेन वी गेट इन पावर हम इसको चेंज करेंगे, फिर पिछली सूरत आलम बहाल करेंगे। अच्छा, ये जो आपने पूछा कि 28वीं आईनी तरमीम, इसमें से मुझे दो चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं। एक तो मुझे 28वीं आईनी तरमीम में से कुछ सूबे नए बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनके नाम भी लोग ले रहे हैं। पुठवार का सूबा है, हजारी का सूबा है, कराची का सूबा है, मैरान का एक नया सूबा है, एक गवादर का सूबा है, इस तरह के नाम भी आ रहे हैं। और वो जो साउथ एशिया इंडेक्स ने नाम छापे भी हैं। अच्छा, उसके साथ ही मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं वो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या नया प्रेसिडेंट कोई होगा, या ओके, या फिर नया प्रेसिडेंट होगा। यानी कि जरदारी साहब जो है वो उनको इम्यूनिटी मिल चुकी है और ये जो बातें, जो बाज़गश्त है कि वो कभी भी चैलेंज हो सकती है, तो वो आपको लग रहा है कि वो रिप्लेस होंगे? नहीं, इम्यूनिटी देखे ना, इम्यूनिटी चैलेंज भी हो सकती है, और जो इम्यूनिटी है उसको पाकिस्तान की अदलिया की जो पिछली तारीख है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस फाइल किया था जफर अली शाह ने कि इनको रोका जाए, और ये गलत इन्होंने काम किए हुए हैं। तो जो वहाँ उस वक्त के अदलिया थे, उन्होंने जो 3 साल किया, उन्होंने 3 दिन नहीं मांगे थे कि मुझे परपेचुएट कर रहे थे। उन्होंने कहा आइन भी आप अमेंड करें, आप ही अरफे आखिर हैं, आप ही सारे हैं। फिर वो किताबें लेके जजेस सारी दुनिया में दिखाने के लिए गए कि हमने बड़ा तीर मारा, ये रिकॉर्ड पे है सारा। इसलिए उस पर मैं नहीं जाता कि उसका नतीजा क्या होगा अगर इम्यूनिटी का क्वेश्चन उठा। लेकिन एक का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है 8, उसमें लिखा हुआ है कि कोई चीज़ जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आइन के अंदर जो दिए हुए उसका पूरा चैप्टर, वो सो फॉर एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, वो नॉन एस्ट है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए मेरी नज़र में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट एंड एक्सपर्ट और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, जब एक आम वकील, मेरी नज़र में ये जो जितनी इम्यूनिटी है ये तो एग्जिस्ट नहीं सिरे से करती। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इम्यूनिटी एक और दी गई है, SIFC के जितने भी वर्कर्स हैं और काम करने वाले लोग हैं, सबको इम्यूनिटी दी गई है। वो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट को आप निकाल के देखें, मैंने पढ़ा है, लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए ये नई बात है। राइट। डॉक्टर साहब, और आखिर में चूंकि गुज़िश्ता रोज़ भी परवेज़ रशीद साहब ने मुज़ाकरात का जिक्र किया कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक तरफ आप लोग की जो एक लीगल बैटल है वो बड़ी तवील होती जा रही है, नए नए केसेस के हवाले से कहा जा रहा है कि जी उसकी मजीद तलवारें और ऑब्स्टिकल्स, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑब्स्टिकल्स खड़े कर दिए जाते हैं। बट घूम फिर के इवन आपके जो जमात के अंदर जो तमाम नामवर तरीन जो लॉयर्स मौजूद हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने एक डिस्प्लेजर का इजहार कर चुके हैं कि हम कब तक केसेस जो है वो फाइट करते रहेंगे। अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ता निकलना है। कहीं वापस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने का सोचती है कि दोबारा से मुज़ाकराती मेज़ पर आया जाए, इंगेज किया जाए? Absolutely not on 3 counts. Number 1, कोई डिस्प्लेयर शो नहीं करता कि हम केस नहीं लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुज़ाकरात मुलाजमों से नहीं होते।
जो भर्ती हुए लोग हैं और उनको जिस उठक बैठक करवा के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नंबर 3 ये है, ये तयशुदा पोजीशन है पार्टी की। बाहर लोग दावा भी करते रहते हैं, दावे चलवाते भी रहते हैं। जो मुज़ाकरात होंगे वो इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के जरिए होंगे और इमरान खान के कहने के ऊपर होंगे। बाकी किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो आज की पोजीशन है वो ये है कि जो आप जिधर इशारा कर रही हैं ना, वो टीमें लॉन्च होती रहती हैं कि आप ये कहें तो फिर ये नैरेटिव बनेगा, वो कहें तो वो नैरेटिव बनेगा। नैरेटिव हमारा सीधा है, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उसका पब्लिक ट्रायल किया जाए, उस तक लोगों की और प्रेस की एक्सेस बहाल की जाए और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रिस्टोर किया जाए। और एक बात जो इमरान खान ने मेरी मौजूदगी में कई दफ़ा कही, वो मैं कहना चाहता हूँ, वो दोस्त पता नहीं क्यों नहीं कहना पसंद करते, कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में नया इलेक्शन कमीशन के जरिए से जो बाई पार्टीजन कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए से आए, वो करवाए बगैर आप हालात ठीक नहीं कर सकते। आपने कोशिश कर ली, 3.5 साल थोड़े नहीं होते कौम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और भी इसको आगे आप ले जाना चाहते हैं तो खींच लीजिए। इमरान भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुफादात जो हैं वो खू खाते चले जाएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रवान साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वजीर आला पंजाब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि खोसा साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्योंकि खोसा साहब के जो हल्के के हवाले से बहुत कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। खोसा साहब खुद उनको कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर जो है वो जो मामलात थे उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम 2 पोलिंग स्टेशंस पर हारे हैं, वरना जो मेजॉरिटी पोलिंग स्टेशंस थे उस पर लीड कर रहे थे। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, क्या हुआ है डीजी खान में आपके हल्के में? So let me start from day one जी। डे 1 ये था कि इन्होंने अपने शुरुआत में मनपसंद पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ लगाए जी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत और जो कवानीन है उसको मुकम्मल तौर पे वायलेट किया गया। नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को जो है वो एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑल थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने तैनात किया। हमने उसके खिलाफ अदालत में एक अपील की और अदालत ने उसका नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर को बुला के मुल्तान हाई कोर्ट में और उनसे अंडरटेकिंग ली कि ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं ये तब्दील करके कवानीन के मुताबिक गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। उसका नतीजा ये निकला कि गेजेटेड ऑफिसर्स तो तैनात हो गए, लेकिन जो पहले ऑफिसर्स तैनात थे उनको उनके अंडर एज सीनियर सुपरवाइजर पोलिंग ऑफिसर और एपीओज ये उनके नीचे तैनात करके और हिदायत दे दी गई प्रिजाइडिंग को कि जैसे ये आपको डायरेक्ट करेंगे आपने इनके साथ ताउन करना है। आगे चलें तो पुलिस और जितने भी महकमा जात थे, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के महकमा जात थे, तमाम महकमा जात को इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया। जाहिर बात है किसी एक डिपार्टमेंट का तो एहलकार हो नहीं सकता था। जितने भी डिपार्टमेंट्स के एहलकार थे और जो इनके जेरे असर थे, यानी हमारे मद्दे मुकाबिल के या यूं समझे गवर्नमेंट के जेरे असर आ सकते थे, उनके जरिए ये तरतीब बनाई गई बशमूल पुलिस, ठीक, जिनको वहां पे पोलिंग स्टेशन पे तैनात किया गया या जिनको पार्टीज में तकसीम करके और रीजन्स में डिप्यूट किया गया। ये यानी एक चीज हमने पहली दफा देखी है कि पुलिस की टोलियां बना के अंडर एटलीस्ट एन इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर, वरना कहीं डीएसपी भी थे जो कि दीगर इजलास से जो है वो उस दिन के लिए बुलवाए गए थे। इसी दौरान आप अगर देखें, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको फराहम कर दूंगा कि फ्रॉम द डे ऑफ द स्केड्यूल टिल द इलेक्शन डे 3-4 मौकों पे फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर वो खुद आके इस हल्के में 3-3, 4-4 दिन के स्पैन पे कैंपेन अपने कैंडिडेट की चलाते रहे। पोलिंग वाले दिन पे अब आ जाइए, इन्होंने सिटी डीजी खान में उस दिन जो सबर्ब्स के एरिया थे वहां पे इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की। सिटी के अंदर इन्होंने उस हद तक कोशिश नहीं की। वोट डालने की इंडिविजुअल्स के जरिए 8-8, 10-10 पर्चियां डलवाने की इन्होंने कोशिश की, जो पकड़ी गई, जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उनके पिक्चर्स, उनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, जो मौके पे लोग पकड़े गए।
बाकी रही बात रूरल एरिया की, रूरल एरिया में 3 बजे के बाद पोलिंग डे पे ये पुलिस की टोलियां जो थी, इनको डिप्यूट किया हुआ था, वो आए, उन्होंने पोलिंग स्टेशन को कॉर्डन किया, अंदर से लोग जो वोटर्स थे या जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको उन्होंने पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लिए पोलिंग स्टेशन को बंद किया गया और वहां पे वोटों की भरमार की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवैस खान लगारी साहब को 3 डेज बिफोर द पोलिंग, यानी ये 1.5 महीने की कैंपेन जो होती रही, इसमें 3 दिन पहले उनको और एक और हुकूमती वफाकी हुकूमती ओहदेदार थे, उनको इन्होंने नोटिस जारी किया कि आप 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने इन बातों की वजाहत पेश करें और आपको 50,000 जुर्माना किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शंस आप लोग इसको क्योंकि एक रेफरेंडम करार दे रहे हैं, बहुत बेजाब्तियां नजर आ रही हैं, ज़ाब्ता अखलाक की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत ब्लेटेंट वायलेशंस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि वो तय क्या हुआ था, एंड हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशन, जिसके हवाले से कोसा साहब कह रहे हैं एविडेंसेस मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अलीना, आज आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए, जो खास डेरा गाजी खान का इलेक्शन है जिसके बारे में सरदार साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, मैं स्पेसिफिकली इस एक हल्के पे बात करने से पहले जो आपने 2 दफा अपने सवाल में लफ्ज इस्तेमाल किया रेफरेंडम का, तो मैं अपने जवाब का आगाज वहां से शुरू करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बाई इलेक्शन है जो 13 सीटों पे हुआ, जिसमें 6 सीटें जो हैं हमारी कौमी असम्बली की और 7 सीटें हमारी सूबाई असम्बली की थी, इसमें जो लैंडस्लाइड विक्ट्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली है, ये बिलाशुबा एक रेफरेंडम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली तो 2 सीटों पे तो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, अनाउंस भी किए। वो अहमद अजहर साहब की सीट थी और उमर अयूब साहब की सीट हजारा में, और आपने देखा कि वो 2 सीटें भी वो हार गए। और हजारा की सीट के बारे में मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि वो एक बड़ा अब सियासी तौर पे कद काठ वाली शख्सियत थी उमर अयूब साहब, और उनका एक बड़े खानदान से ताल्लुक है। वो खुद मुतअद्दिद दफा MNA और मिनिस्टर रह चुके हैं, इस दफा लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और एक अदालती जो उन्हें सजा हुई उसकी वजह से वो नाअहल करार दिए गए। तो खासा वो सियासी वेट रखते हैं। उसके बावजूद अपनी तमाम तर इंतजामिया, हुकूमती मशीनरी, कमिश्नर, DCs, मैजिस्ट्रेट्स, और ये जो कहा जाता है ना कि उनके लोग कह रहे हैं कि KP में जो इंतखाबी अमला इलेक्शन कमीशन तकर्रर करता है, जरूर करता है, लेकिन वो सारे लोकल लोग होते हैं। भाई डॉक्टर साहब, पंजाब में क्या हुआ? क्योंकि आप पीपल्स पार्टी, आपके इत्तेहादी आपसे सवाल कर रहे हैं कि पुलिस और महकमा जात जो है उसको सारे प्रोसेस में, जिस तरह कोसा साहब कह रहे हो, इन्वॉल्व किया गया। मैं इसीलिए थोड़ा तफसील से बात की KP के इलेक्शन, हजारा के इलेक्शन की, कि वहां पे जो इल्जामात पंजाब में ये लगा रहे हैं, वहां पे तो एक इल्जाम नहीं लगा सकते। सारी मशीनरी, सारे वहां पे अफसरान, सारे के सारे जो हैं वो PTI गवर्नमेंट के थे, उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए हैं। आ जाते हैं जी जो बात की सरदार साहब ने डेरा गाजी खान के इलेक्शन के हवाले से। देखिए, मैं अपनी, चूंकि जाहिर है उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मैं तो इस इलेक्शन कैंपेन में वहां नहीं गया। वो चंद साहब भी हमसे थोड़ी देर पहले हैं। कह रहे थे डॉक्टर साहब के अंपायर न्यूट्रल नहीं थे सरदार साहब के हल्के में। देखिए, मैं जवाब देता हूं जी, क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक हल्के की बात हो रही है। मैं अपनी बात का आगाज जो है वो दोस्त मोहम्मद साहब खोसा साहब की जो है ना, सरदार साहब की एक आखिरी जो जुमला उन्होंने कहा उससे शुरू करूंगा। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया। इस एक जुमले से ये बात पता लगती है कि इलेक्शन कमीशन वहां पे मौजूद था और जाग रहा था, सोया हुआ नहीं था। अगर किसी तरह की वायलेशन वहां पे हुई, किसी ने करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने उसको टेकअप किया, एक्शन लिया, जो इलेक्शन एक्ट 2015 में उस एक्ट के तहत सजा बनती थी। तलाल चोई साहब के हल्के में भी जुर्माना हुआ, वो जुर्माना जमा हुआ। उनके भाई जो बिलाल साहब इलेक्शन जीते हैं, उनका नोटिफिकेशन रोक लिया गया, बाकी के नोटिफिकेशन हुए। आज उनकी जो है वो दरखास्त पे हियरिंग हो रही थी इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर रहा है। आप एक ब्लेटेंटली इदारे को अगर ये कहें कि वो सो गया, उसने आंखें बंद कर ली, उसने किसी को फेवर कर दी, तो मेरा ये ख्याल है कि हकायक के मुनाफी बात होगी। हैविंग सेड दैट, उसके अलावा भी जो जो शिकायत, इंक्लूडिंग जो सरदार साहब ने तमाम बातें की हैं, मैं उसे इस तरह कवर करूंगा कि उनके पास एविडेंसेस, जी जिस हल्के में कैंडिडेट्स को हैं जो इलेक्शन नहीं जीत सके, इलेक्शन हारे हैं, उनके लिए ये सबूत जो मौजूद हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं, मुतलका फोरम मौजूद है, और मुतलका फोरम्स में
वो अगर अपने सबूत दें, और अगर इसमें किसी भी उनके हल्के में कोई हकीकत होगी, बेज़ाब्ती पाई जाएगी, तो यकीनन वो सामने आएगी, उस पर कार्रवाई होगी। खोसा साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि जुर्माने भी किए, तो रेलेवेंट फोरम्स तक का आप इंतजार करेंगे, या जिस तरह से आपने खुद भी कहा है कि हर वार्ड पर ये रिजल्ट जो है आप पेस्ट करेंगे, यू विल मेक श्योर कि अवाम भी धांधली से पूरा आगाह रहे? मैं आपको अर्ज करूं, डॉक्टर साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, मेरा उनके साथ बड़ा इज्जत और प्यार का रिश्ता है, ताल्लुक है, और मुझे यकीन है कि वो सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। मैं इनसे कम से कम ये तवक्को कर सकता हूँ, किसी और से करूँ या ना करूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जब डॉक्टर साहब ने मेरी बात को पिन पॉइंट किया और कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से 3 दिन पहले नोटिस लिया। मेरे पास वो ट्रैकिंग आईडीज मौजूद हैं कि हमने किन तारीखों को इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत भेजी, और उसका नोटिस दिया गया इलेक्शन से 3 दिन पहले और पेशीदारी इलेक्शन से 1 दिन बाद की। तलाल चौधरी साहब के केस का मुझे नहीं पता कि उनको इलेक्शन कमीशन को कब उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई और कब उन्होंने जुर्माना अदा किया, कब उनकी पेशी हुई। हमारी पेशी हमारी शिकायत के मुताबिक रखी गई 24 तारीख को। 23 तारीख को हमारा इलेक्शन था, 24 को रखेगी। कभी ये होता है? आप यानी कि उस मामले के बाद बुलाएं जिसके खिलाफ शिकायत हो, उसके हल हो जाने के बाद बुलाएं किसी को अगर उसके हवाले से कोई शिकायत हो। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बात कर रहे थे केपीके के उसके हवाले से। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने तस्लीम किया कि उनको डेरा गाजी खान के इलेक्शन के हालात का पता नहीं था। मैं तो इलेक्शन लड़ रहा था, मैं तो इलेक्शन के बीच में था, मेरे पास तो सबूत और शवाहिद मौजूद है जो मैं रेलेवेंट और जो प्रॉपर फोरम्स हैं उनके ऊपर मैं उन फोरम्स को फराहम करूंगा। पर आपने जिस तरह से अभी कहा खोसा साहब, कतई कलामी की माफी, के 3 दिन पहले जो है वो नोटिस लिया और 1 दिन बाद इलेक्शंस के इसकी पेशी जो है उसको स्केड्यूल किया, सो आप तो एक बहुत बड़ा एक उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा रहे हैं। सो आपको फिर भी तवक्को है? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना आपको। डॉक्टर साहब यहाँ पे कह रहे थे कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। बरवक्त कार्रवाई की होती तो इलेक्शन से पहले की होती, इलेक्शन के बाद ना की होती। यानी जिस दिन उनको हमारी तरफ से मेरे ख्याल में 3री या 4थी शिकायत जो है वो मौसूल हुई। पहली शिकायत हमने उनको की जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लिस्टों में रद्दोबदल की गई। दूसरी शिकायत हमने उनको की जब पोलिंग स्टेशन हमारे शिफ्ट किए गए। यानी कि पाकिस्तान बनने से लेके और 2024 के इलेक्शन तक जिन एरियाज में पोलिंग स्टेशन मौजूद रहे हैं उनको उन पोलिंग के एरिया से निकाल के 30-30 किलोमीटर दूर उन पोलिंग स्टेशन को, जबकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि आप 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर पोलिंग स्टेशन को रख नहीं सकते आबादी से, उनको 30-30 किलोमीटर दूर रखा गया। तीसरी चीज ये, हमारी वोटर लिस्टों को टेम्पर किया गया। हमारे वोटर लिस्टों के मुताबिक जो वोटर्स की यानी जो वोट डालने की जो जगह थी उधर से निकाल के उनको दूसरे हलकों में भेज दिया गया। कई लिस्टों में हमारे इस तरह से हुआ है कि हमारे वहां के वोटर्स उस हलके में मौजूद ही नहीं रहे वोट के लिए, उनको दूसरे हलकों में शिफ्ट कर दिया गया। आज 3रा दिन है इलेक्शन से, आज तक इलेक्शन रिजल्ट जो है कंसोलिडेट करके और हमें नहीं दिया गया, उसके रिजल्ट्स नहीं दिए गए। ये अगर शफाफियत है तो फिर कमाल है। क्या वजह थी कि एक आरओ ऑफिस को जो है वो 3 टेयर्स में कॉर्डन ऑफ किया जाए और फिर कैंडिडेट को जो है वो आरओ ऑफिस में जाने की इजाजत ना दी जाए ताकि वो वहां से अपने सच्चे या झूठे जो भी उसके रिजल्ट हैं वो वसूल कर सके। राइट, प्लीज अलाउ मी टू आस्क डॉक्टर साहब, शफाफियत पे ये आपकी 6 सीट्स नेशनल असेंबली की आपने जीती जरूर है, लेकिन इस एक सीट पर आप एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके बहुत सख्त मुखालिफ है, उनके हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी रिजर्वेशंस का इज़हार कर सकते हैं कि वो जो कुछ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी आपकी अपनी इत्तेहादी है, एक मुआहदे के तहत जो है ये इलेक्शंस में जाया गया और उसके बावजूद भी इतनी कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इस किस्म की एलिगेशंस जो है उस पर नून लीग किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मनाएगी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं। मैं सरदार साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज कहे हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा एक बहुत एहतराम का और बहुत अदब का और इज्जत का रिश्ता बिल्कुल मौजूद है और वो सियासत से बालातर है, सियासत से अलग है। लेकिन जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ आपको। देखें, पीपल्स पार्टी के बारे में कल मुझसे ये सवाल 2 चैनल्स पे किया गया कि अब आपके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो
कि अब जरूरत नहीं रही है आपको। उन्हें मिन्हा कर दिया जाए, तो उसके बावजूद हमारे पास 170 वोट्स बनते हैं, जबकि सिंपल मेजॉरिटी के लिए इस वक्त आपको 169 वोट्स दरकार हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कौमी असेंबली में। लेकिन मैंने दोनों जगह के ऊपर ये रिबटल दिया, मैंने कहा जी कि हम इस नंबर गेम को ना तो डिस्कस कर रहे हैं सॉरी, और ना हमारे लिए ये उस तरह अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने साथ लेके चलना है। और हम उनके इसलिए भी ज्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने बाकी तो हमारे इत्तेहादियों की तरह हमसे अपना वजारतों में कोई हिस्सा नहीं लिया, कैबिनेट में कोई उन्होंने हमसे वजारतें नहीं ली, और उसके बावजूद वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। सूबे में भी वो कैबिनेट में नहीं गए और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सपोर्ट की वजह से अल्लाह के फजल से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, हम मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, तमाम इंडिकेटर्स मुल्क की तरक्की के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा हमारा जो इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो बरकरार रहेगा, और एक दूसरे के साथ मिल के हमने आगे बढ़ना है, उस मुल्क को आगे बढ़ाना है। जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शंस का, तो ये बात भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि हम दो अलग अलग सियासी जमातें हैं, हम कोई इंतखाबी अलायंस में नहीं है। कुछ सीटों पे जरूर ये फैसला हुआ था बाय इलेक्शन में कि जो जो कैंडिडेट जिस हल्के में दूसरे नंबर पे रहा है उसके मुकाबले में दूसरी जमात जो है वो अपने कागजात वापस लेगी, बट हम इलेक्शन अलायंस नहीं है। आइंदा जनरल इलेक्शन में कभी इम्कान इस बात का है कि दोबारा हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। अच्छा। और आपको कभी कभी मैं आपको एक पॉलिटिकल वो क्या कहने क्लैरिफिकेशन भी दे दूं कि कभी कभी आपको दोनों जमातों की तरफ से जो कोई, मैं उसे हल्की फुल्की मौसीकी कहता होता हूँ, एक दूसरे के खिलाफ वो नजर आती है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम दो अलग अलग सियासी जमातें हैं, हमारे मंशूर अलग हैं, हमारे नजरियात अलग हैं, मकसद एक है और वो पाकिस्तान की तरक्की है इंशाल्लाह। राइट। और हल्की फुल्की आपने जिस तरह से कहा कि मौसीकी जारी रहेगी, डॉक्टर साहब मैं आपका और खोसा साहब का लास्ट में एक कमेंट जरूर होंगे, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप, लेकिन मौलाना साहब ने आज बहुत ही ताबड़तोड़ हमले जो है उनकी तरफ से भी हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। वो कहते हैं कि 26वीं में जो हुकूमत ने जिन चीजों से दस्तबरदार हुई थी, आज पार्लियामेंटेरियंस का हाथ मरोड़ कर उन्हें पास किया है। इस पर भी आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? और 27वीं तरमीम वो कह रहे हैं उसकी मंजूरी जबरी और जाली थी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट डॉक्टर साहब? देखिए, 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम हो, किसी की भी जो पास करना है या उसकी गिनती ना तो जबरी थी ना जाली थी। मौलाना साहब से 26वीं तरमीम में जो आपने वोट लिया, आप देखें कि तकरीबन 50 से ज्यादा शिक्के थी, और मौलाना साहब को जब राजी किया गया तो वो सिमट के को 25 के करीब शिक्के रह गई। लिहाजा ये इस बात का सबूत है, अगर वो जबरी होती तो वो 55 की 55 पास होती, फिर वो 25 ना रह जाती। मौलाना साहब की राय को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, तो ये जबरी कैसे हो सकती है? इसमें भी आप देखें जो 27वीं तरमीम है, मैं इस पर भी मुख्तसर आपको जवाब दूंगा जी, कि जब ये टेबल की गई और हमने अपने इत्तेहादियों को पेश की, इस वक्त उसमें करिकुलम की बात थी, उसमें पॉपुलेशन की बात थी, उसमें एनएफसी की बात थी, उसमें और भी निकात थे। लेकिन वो जब हमारे इत्तेहादी और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक नहीं किया, तो वो निकात जो है उसमें से और क्लॉजेज निकाल दी गई जो अमेंडमेंट के लिए पेश की गई थी, जो इब्तदाई मुसवदा था। तो ये भी अगर जबरी होती तो ये सारे के सारे पास होते। वो मौलाना साहब आज भी गिला कर रहे थे कि ऑन बोर्ड नहीं लिया। काबिल एहतराम है, मैं उनकी बात का दलील से जवाब दे रहा हूँ कि ये ना जबरी है ना जबरदस्ती है इसमें कोई, और ना ये आंखें बंद करके पास हुई हैं। पहली 26वीं में भी बहस व तमीज हुई, उसमें मुज़ाकरात हुए, आपस में डेलिब्रेशंस हुई, इसमें भी आपस में म्यूचुअल डेलिब्रेशंस हुई, और जिन जिन निकात पे इत्तफाक राय पाया गया इत्तेहादियों में और गवर्नमेंट में यानी PMLN में, वो पास हुई। जिनमें इत्तफाक राय नहीं हो सका वो छोड़ दी गई, वो नहीं हुई। और डॉक्टर साहब ये भी कंफर्म कर दें, क्योंकि अब बाज़गश्त है कि मुजवजा 28वीं तरमीम का जो मुसवदा है वो भी तैयार हो चुका है। देखिए जी, ये जिन क्लॉजेस की मैंने बात की, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा कि जो कि 27वीं तरमीम में लाई गई लेकिन इन पे इत्तफाक राय नहीं हो सका, वो 28वीं का वो रह गई, तो वो अभी टेबल पे मौजूद है। जब उन पे इत्तफाक राय हो गया, वो मैं उसे अनफिनिश्ड एजेंडा
आप दी 26th अमेंडमेंट कहता होता हूँ, 27th अमेंडमेंट। हाँ। तो अब अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 27th अमेंडमेंट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन 28th अमेंडमेंट। खोसा साहब, फाइनल वर्ड्स आपके भी से। मौलाना साहब ने इन द सेम ब्रेथ पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की नफी में किरदार अदा किया। वो कहते हैं गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दिया आप लोगों ने। मौलाना साहब का बिल्कुल हक है जी, वो अपनी सोच के मुताबिक जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, उनके पास पूरा इख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि इस तरह से हुआ है तो वो बिल्कुल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात पे डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करूंगा दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज थॉट ऑफ पाकिस्तान बेटरमेंट, और उसी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल जो भी हो इस पे मेरी पार्टी क़यादत की जो स्टांस है और जो पार्टी का स्टांस है वो बड़ा वाज़े है। उसके ऊपर मैं कमेंट करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा स्टांस उसके ऊपर बहुत क्लियर है। हमें बहुत से इश्यूज के ऊपर रिजर्वेशन थी और हैं। वो रिजर्वेशन अगर दूर होंगी तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, अगर नहीं होगी तो फिर ये मामला जहाँ खड़ा है जूं का तूं वहीं पे ठहरा रहेगा। राइट, बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका भी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।